हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए पॉइंट आपको दे रखा है, ये है ना, और एंगल ए दे रखा है और बाकी दो साइड क्या है, इक्वल है। और बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, बीसी की लेंथ अपने को दे रखी है और बीसी intersects the line this at alpha beta point, then this value अपने को ये फाइंड आउट करनी है, बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर। देखेंगे क्या करना है। पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, है ना। देखो, ए पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो पहले मैं एक आपको जो है ना कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ही समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आसान रहेगा आपके लिए। ए पॉइंट -1,0, बताओ -1,0 यहीं पे होगा कहीं। ए पॉइंट हो गया अपना -1,0। बी पॉइंट ये बोल रखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे ले ले कहीं बी पॉइंट को। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इसका 0 होगा। और एंगल ए कितना है बच्चों, 120। एंगल ए है 120, तो इसका डायग्राम बताओ, कुछ ऐसा बनेगा ना। ऑब्टूज एंगल है ये, एंगल ए 120 है, तो मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, ये वाला। तो ये पॉइंट क्या हो गया अपना सी, और सी पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, और नहीं कहीं नहीं दे रखा कुछ भी अभी। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, ये एंगल 120 है तो आइसोसेलेस है, तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड है, दे भी रखी है अपने को, ठीक है। अच्छा, ये 120 है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो फिर ये बाकी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना। और दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 30-30 के। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पीसी की लेंथ बच्चों दे रखी है 4√3, मतलब ये जो लेंथ है ना पीसी 4√3। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करो, देखो, ए के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, ए, और सी के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये सी निकाल सकता हूँ क्या। अगर देखो, इससे क्या फायदा होगा, अगर मैंने ये सी लेंथ निकाल ली ना ए से लेके बी की, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, ए से लेके बी के बीच की लेंथ अगर मेरे को पता लगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो पहले तो बाय साइन रूल बता दो आप मेरे को, साइन रूल से मैं सी की लेंथ कैसे निकालूं। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन ए यानी कि 4√3 अपॉन साइन ए, और साइन ए कितना है 120, और सी यानी कि ये वाली लेंथ, और साइन सी कितना है बच्चों, साइन 30। तो 4√3 साइन 120 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। और सी अपॉन साइन सी कितना होता है बच्चों, 1/2। ये 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि ये सी की वैल्यू 4 आ गई। तो ये पूरी लेंथ बच्चों 4 है, तो आप मेरे को बताओ ये टोटल लेंथ 4 है ना। तो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो कि ए और बी के बीच की लेंथ 4, या मेरे को तो सीधा ही दिख रहा है भाई ये कितनी है, बोलो 1 है। अगर ये 1 है तो ये कितनी बच गई, 3 बच गई ना, ये 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सीधा ही 3,0 आ गया, है ना। और अगर ऐसे नहीं पता लगता आपको तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस को 4 रख दो, एक वेरिएबल है एक्स, वो आ जाएगा, ठीक है। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ 3,0 आगे। अब पढ़ो आगे क्या कहते हैं। द लाइन बी सी, यानी बी से लेके सी लाइन इस y इक्वल टू एक्स प्लस 3 को अल्फा बीटा पे काटती है। मतलब बी से लेके सी लाइन देखो, ये रही बी से लेके सी, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई, मान लो इसको आगे बढ़ाया हमने, कहीं पे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। मैं ये सिर्फ डायग्राम रफ तौर पे आपको समझाने के लिए बढ़ा रहा हूँ। ये जो बी सी लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, और ये कहीं जाके इस लाइन को y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन को अल्फा बीटा पॉइंट पे कट कर रही है, ये अल्फा बीटा पे। तो अपने को क्या निकालने हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्फा बीटा निकल गया तो सब कुछ आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अल्फा बीटा किन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक तो इसका, इसकी इक्वेशन तो दे रखी है, और एक किसका है बच्चों, बीसी का। एक बीसी का है, तो मतलब कि मेरे को क्या करना है, बीसी की इक्वेशन निकालनी है। अगर मेरे को, अब मेरा टारगेट क्या है, देखो आपको ये सोचना है कि करना क्या है आपको क्वेश्चन में, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ, BC। अगर BC की इक्वेशन पता लग गई मेरे को, तो BC की इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं आपस में सोल्व करके क्या निकाल लूंगा, अल्फा बीटा निकाल लूंगा। अल्फा बीटा निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब BC की इक्वेशन आप मेरे को बता दो कैसे आप लेके आओगे। एक तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको बच्चों चाहिए पॉइंट, पॉइंट तो है ही 3,0 है ना। BC लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, बोलो 3,0 से। और एक ये मत कह देना कि सर ये अल्फा बीटा से भी पास हो रही है, तो अल्फा बीटा तो अपने को निकालना ही है ना, उससे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब अपने को पॉइंट तो मिल गया, एक अपने को क्या चाहिए बच्चों, स्लोप। अब हमारे को ध्यान रखना क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप कैसे लेके आओगे, आप बता सकते हो स्लोप कैसे लेके आओगे। बीसी का स्लोप तो कितना है, बोलो इसका स्लोप कितना है, बीसी का स्लोप तो नहीं नहीं नहीं, ये तो इस लाइन का स्लोप है ना। मैं लेके आना चाहता हूँ क्या, स्लोप। या तो स्लोप लेके आओ या कोई दूसरा पॉइंट लेके आओ। पॉइंट तो हम लेके आ नहीं सकते, सी पॉइंट को आप निकाल सकते हो क्या, सी पॉइंट को मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं बीसी लाइन का क्या निकालना चाहता हूँ, स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो मैं निकाल लूंगा स्लोप। देखो ये बीसी लाइन, अच्छा ये देख लो, ये है ही, ये एंगल कितना है 150 है ना बच्चों। स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का,
जैसे ये BC लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है बताओ, 150 का एंगल बना रही है। तो स्लोप कितना आ गया इसका, m इज इक्वल टू 10 150। 10 150 क्या होता है -10 30, यानी कि -1/√3 है ना। तो स्लोप मेरे को बिल्कुल आसानी से मिल गया। तो अब मैं BC लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। स्लोप कितना आ गया -1/√3, और पॉइंट कितना आ गया बच्चों, पासिंग पॉइंट 3,0। तो इक्वेशन बता दो कितनी आ गई। इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये कितना आ गया बच्चों, -√3 y इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो x प्लस √3y, x प्लस √3y इक्वल टू क्या आ गया बोलो 3। ये समझ आ गया आपको। ये किसकी इक्वेशन आ गई बताओ, ये इक्वेशन आ गई BC की, इक्वेशन ऑफ BC। और बस BC की इक्वेशन आ गई तो अपने को क्या है, BC की इक्वेशन, और इस लाइन को आप क्या बोल दो, लाइन L बोल दो। लाइन L की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन L। अब अपने को क्या करना है, बस इन दोनों को सोल्व करके, और इनका पॉइंट क्या है बच्चों, अल्फा बीटा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो निकाल दो। अब अपने को निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में ये देखो, बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा का स्क्वायर। तो पहले तो इक्वेशन को आपस में सोल्व करो। y की जगह क्या लिख दो बोलो, x प्लस √3 इंटू वाई की जगह क्या लिख दो, x प्लस 3 लिख दो। मेरे को तो सोल्व ही करना है, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, है ना। x प्लस में कितना आएगा अपना √3x, और प्लस 3√3 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बताओ, x कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 इक्वल टू 3√3, 3 माइनस √3 अपॉन क्या आएगा, √3 प्लस में 1। इसको थोड़ा सोल्व कर दूँ, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, देखो √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से करोगे, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आ गया अपना 6√3 माइनस के 12/2, यानी कि 3√3 माइनस के 6 आ गया, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 3√3 माइनस 6। तो y क्या है, इसमें 3 जोड़ दो। y क्या है बच्चों, इस x की वैल्यू में 3 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3√3 माइनस के 3 आ जाएंगे। x और y आगे, x और y आगे, तो मतलब क्या आ गया बच्चों, x की वैल्यू को अल्फा बोल दो और y की वैल्यू को बीटा, क्योंकि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, अल्फा बीटा पे। अब बता दो मेरा आंसर क्या है। आंसर मेरे को निकालना है बच्चों, बीटा की पावर 4 स्ट्रेट लाइन में, कैलकुलेशन से मत डरना, कैलकुलेशन तो इसमें होने वाली है चैप्टर के अंदर, ठीक है। बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा की पावर 4। बीटा कितना है बोलना, 3√3 माइनस 3, 3√3 माइनस 3 की पावर 4। और अल्फा कितना था बच्चों, अल्फा था अपना 3√3 माइनस के 6, और इसका क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, सॉरी नीचे। अब है ना पूरा सोल्व नहीं करना आपको, देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ। ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो 3 की पावर 4 भी बाहर आएगी। इससे क्या फायदा होगा, देखो अभी अभी आपको पता लग जाएगा। नीचे से भी 3 कॉमन ले लो बच्चों, 3 की पावर 2 बाहर आएगी, तो कितना आएगा √3 माइनस में 2, और इसका क्या हो गया ये स्क्वायर। ये तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 बच गया। अब ऊपर देखना, इसकी पावर 4 है, मैं 2 अलग कर देता हूँ, पावर 2 पावर अलग कर देता हूँ, है ना। और √3 माइनस 2 का स्क्वायर करना, √3 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा बताओ, √3 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, इसको 2 माइनस √3 का स्क्वायर कर दूं क्या, एक ही तो बात है, a माइनस बी का करो या b माइनस ए का करो। मैं कहता हूँ 2 माइनस √3 के स्क्वायर को खोलो मत, बस 2 बार लिख दो, उससे क्या फायदा होगा, देखो ऊपर आप एक का स्क्वायर करके देखो, √3 माइनस 1 का स्क्वायर करो, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होगा ना, यानी कि 4 माइनस 2 √3 होगा। 2 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर पता है क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस √3। ऐसे ही इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस √3। तो ये 2 माइनस √3 कट जाएगा ना दोनों बार, 2 माइनस √3 बच्चों दोनों बार कट जाएगा, है ना। यही मेरे को दिख रहा था, ये कट गया इससे, ये इससे, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 36 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आ गया। आपके दिमाग में एक तो ना प्रोसेस होना चाहिए, देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर आप क्या करना क्या चाहते हो, आप इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो। ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों एक चाहिए पॉइंट और एक चाहिए स्लोप। पॉइंट मेरे को मिल गया, स्लोप ये होता है ना कि ये लाइन BC एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है 150, तो एंगल मिल गया तो स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया तो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई तो दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। बस लास्ट में कैलकुलेशन के अंदर आपको दिमाग लगाना है कि पूरी वैल्यू को पुट करके कंप्लीटली सोल्व करेंगे या कुछ कॉमन वगैरह लेके कट रहा है। बस स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बस मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, उसी तरह का कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस एट A, B एंड C। ये तीन अपने को वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 वेरिएबल है इसमें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और एंगल ABC π/6 दे रखा है, एक एंगल अपने को वही 120 दे रखा है।
बी और सी पॉइंट बच्चों इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये डायग्राम सिर्फ रफ है बच्चों, ये मत सोचना कि जो एंगल आपको 120 दे रखा है वो 120 दिख तो नहीं रहा, अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है बच्चों, आपको समझाने के लिए रफ डायग्राम है। तो ये एंगल कितना है 120, और एक एंगल और अपने को ए बी सी यानी कि ये 30 दे रखा है, तो ये भी 30 होएगा, फिर तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो फिर ये दो साइड भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। अच्छा, ये पॉइंट है अपना 1 2, और ये पॉइंट है अल्फा बीटा, और ये पॉइंट है बच्चों कितना, गामा डेल्टा। और बी और सी किस लाइन पे लाई करते हैं बच्चों, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखो अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका। अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिख रखे हैं, इसका मतलब है कि अल्फा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि बीसी की इक्वेशन तो यही है ना। तो सेटिस्फाई करेंगे, तो आप मेरे को बताओ, मैं बीटा को भी अल्फा की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट से 4 ज्यादा, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ बीटा को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अल्फा प्लस में 4, ताकि मेरे वेरिएबल 4 की जगह मेरे को 2 दिखाई देने लग जाए, ठीक है, अल्फा बीटा। ऐसे ही गामा है ना, सेम बिहेव ये करेगा। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट डेल्टा जो है वो क्या होगा, गामा से 4 ज्यादा होगा। समझ गए आप मेरे को, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने को सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर और गामा स्क्वायर चाहिए। देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चन से बीटा और डेल्टा को गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ जो एक्सप्रेशन है वो किस में चाहिए, अल्फा और गामा में। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। यहाँ से क्या डाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर। अगर बच्चों परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एंगल 90 है, और ये फिर कितना बच गया बताओ, ये 30 था तो ये कितना बच गया 60, ये 60 बच गया। अब मैं क्या इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ क्या, देखो अब मेरा टारगेट क्या है ये बता दो आप, बस एक टारगेट मेरे को बता दो। अगर मुझे इसकी लेंथ मिल गई, अगर मुझे ये ए से लेके बी लेंथ बच्चों मिल गई, तो बताओ मैं ए बी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ए की तो वेरिएबल है अल्फा, तो मैं अल्फा निकाल लूंगा। और मैं कहता हूँ अल्फा निकल गया ना, तो ये पूरा क्वेश्चन समझो सोल्व हो गया, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। ये डिस्टेंस निकाल लो पहले आप, ए से लेके, ये डी पॉइंट है मान लो, ए से लेके डी, आपका दिमाग चलेगा क्या कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ये ए तो पॉइंट है, और ये नीचे वाली लाइन दे रखी है ना अपने को, तो एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस बता दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, है ना। पॉइंट को पुट कर दो, और नीचे कितना आ जाएगा बताओ, √2 आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना आ गया बच्चों, 3/√2 आ गई, है ना। ये डिस्टेंस अपनी कितनी आ गई, 3/√2। तो राइट ट्रायंगल के अंदर बोलो, मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, 3/√2 आ गई, तो ये डिस्टेंस निकाल दे। ये डिस्टेंस क्या है, एक बार के लिए इसको आप पी मान लो, है ना, पी। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए डी बी, ये क्या है बताओ, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन, और ये क्या होगा फिर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। पी बाय परपेंडिकुलर कितना है, 3/√2, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट। और थीटा को क्या यूज करेंगे, 30 लेंगे ना, फिर 30 कोसिकेंट 30 कितना होता है, 2 होता है। तो पी की वैल्यू अपनी कितनी आ गई बताओ, 2 इंटू 3/√2 हो जाएगी ना, तो यानी 6/√2 की, कहने का मतलब ये है ना। तो ये डिस्टेंस अपनी कितनी आ गई, 6/√2 आ गई। मैं यही तो कह रहा था, अगर ये डिस्टेंस आ गई ना, तो फिर मेरे को क्या कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू देखो निकालो अब। ए बी की डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 6/√2। 6/√2 कितना होता है, 3√2 होता है। तो ए बी का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 18 आ गया। और ए बी का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, देखो ये क्या है, अल्फा-1, अल्फा-1 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस क्या आएगा बच्चों, अल्फा प्लस 4 में से 2 घटाओगे तो अल्फा प्लस 2 बन गया ना। अब पूरा सोल्व नहीं करना, देखना कंप्लीट सोल्व नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और अल्फा स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में कितना आएगा 4 अल्फा, ये कितना आ गया देखो, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस के 13। अब देखो ये इक्वेशन ऐसी बन गई बच्चों जिसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अगर फैक्टर बन जाते ना अल्फा बीटा, ये सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाती, अल्फा की वैल्यू एक इंटीग्रल आ जाती या रैशनल नंबर आ जाता, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं अल्फा निकाल लेता। बट फैक्टर बच्चों नहीं बन रहे। अब बस आप मेरे को एक बात बताओ, बाय सिमिट्री, क्या आपको लगता है क्या कि जैसे अल्फा बिहेव कर रहा था सेम बिहेव बच्चों ये डेल्टा गामा भी करेगा। आप एक बात बताओ, वही देखो अल्फा अल्फा प्लस 4, वही गामा गामा प्लस 4। अगर ये लेंथ 3/√2 है, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये भी तो 6/√2 ही आएगी। समझ रहे हो ना, मतलब कि सेम बिहेव बच्चों इधर वाली इक्वेशन करेगी। सेम बिहेव, बिहेवियर किसका होगा बच्चों, गामा का होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, गामा के अंदर भी ऐसी इक्वेशन आएगी, बस यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। तो अब आप ये बताओ, ये अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और गामा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते दोनों से कि अल्फा और गामा तो बच्चों रूट्स हो गए, अल्फा और गामा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13।
भाई रूट होने का क्या मतलब है, इसमें अल्फा पुट करो, इसमें गामा पुट करो, देखो दोनों इक्वेशन तो दे ही रखी है अपने को, तो रूट हो गए इसकी क्या, एक अल्फा और एक गामा। तो बताओ मेरे को सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हो, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या होएगा, -13/2। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये क्या होता है अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा गामा। तो ये कितना आ गया बोलो, -1/2, -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -13/2, तो 1 + 13 14 इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। ठीक है, तो बस आपको एक तो ये दिमाग में बात रखनी है कि अल्फा की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि निकलेगी नहीं। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एक इरेशनल नंबर आ जाएगी, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगी। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है अल्फा की वैल्यू निकालना, सेम जो इक्वेशन यहाँ से आएगी अल्फा की फॉर्म में, बिल्कुल सेम इक्वेशन बच्चों यहाँ से आएगी किसकी फॉर्म में, गामा की फॉर्म में। तो ये दो इक्वेशन को देख के आप ये कह सकते हो ना कि अल्फा और गामा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है, रूट्स है, तो फिर ये इक्वेशन अपनी जो है ना इस एक्सप्रेशन का आंसर निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन में करने के बच्चों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-2 3-3 4-4 तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कहता ये मेथड बेस्ट है या आप उससे आसान मेथड नहीं ढूंढ सकते, बस हर तरफ से आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। मैं तो बस ये कहता हूँ ना, आप चाहे कोई मेथड यूज करो, बट आपको जो है ना स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत दिमाग में कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे को चाहिए क्या और वो चीज़ कहाँ से आ सकती है। ठीक है, जितने वेरिएबल कम यूज करोगे ना स्ट्रेट लाइन के अंदर, उतना आपका बेनिफिट होगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अब देखो बच्चों, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। बहुत अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिया है, बट इसके ऊपर 2 क्वेश्चन देखना कैसे आए 2024 में, मैं आपको वो करवाऊंगा सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। अगर आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती इस लाइन से, तो पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालते हो, ये तो एक बच्चा भी निकाल देगा, है ना, आपको पता है ये तो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, बट मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। इसका क्या मतलब होता है, देखो ये एक लाइन है, इस लाइन को बनाओ 2x - y - 4 = 0, और ये एक पॉइंट है, मान लो बच्चों क्या p 2,5। अगर आपको सिर्फ इतना कहा जाता ना कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, तो उसका मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। बट अब की बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, अब की बार आपसे ये कहा गया है कि इस पॉइंट से कोई ना कोई लाइन पास होगी, इस पॉइंट से बच्चों कोई ना कोई लाइन पास होगी जो इस नीचे वाली लाइन को क्यू पॉइंट पे जाके मान लो मीट करेगी। तो आपको पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, बस किसी भी पॉइंट पे जाके जहां मीट करेगी उस पॉइंट से इस पी की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन आप कहोगे सर अब हमें क्या पता ये किस पॉइंट पे जाके मीट करेगी, मैं कहता हूं उसके लिए ये गिवन है कि ये जो पी क्यू लाइन है ना, ये इस वाली लाइन के बच्चों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे मतलब कि इस वाली लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या कर दो बच्चों, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और वो लाइन जहां पे जाके मीट करेगी क्यू पॉइंट पे, उसके क्या निकाल लो कोऑर्डिनेट, और बस फिर पी क्यू के बीच की क्या निकाल लो डिस्टेंस। अब आपको समझ आ गई। अब आप ये बता दो क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसकी क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, इस एल लाइन की या पी क्यू लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन। इसका स्लोप बता दो, इसका स्लोप बच्चों 3/4 है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, सेम ही तो होगा, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल। तो आप मेरे को बता दो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आप लिख सकते हो क्या, y - y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, तो कितनी आ गई है 4y - 20 और इक्वल टू 3x - 6, तो 3x - 4y 3x - 4y और इक्वल टू -14 आ गई, क्या बताओ, ये इक्वेशन आ गई, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको इक्वेशन मेरे पास किसकी आ गई बच्चों, पी क्यू की आ गई, मेरे पास ये इक्वेशन भी थी 2x - y इक्वल टू -4, है ना, इसको लाइन एल बोल दो, लाइन एल, ये लाइन एल होगी, है ना। इन दोनों का क्या निकाल लो, क्यू क्या है इन दोनों का बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, निकाल लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, निकाल के दिखाओ मेरे को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, नीचे वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब था। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, तो माइनस प्लस प्लस, ये कितना आ गया बताओ मेरे को, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये -4 था, ये +4 था, है ना, तो ये 16 आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 5x इक्वल टू -30, तो x कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, x 6 आएगा, पुट कर लोगे y कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट आ गया अपना कितना 6,8, तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल दो 6,8 की 2,5 से, तो कितना आएगा बताओ 16, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये क्वेश्चन तो कर तो कोई भी बच्चा लेता, मैं आपको 2-3 बातें इस क्वेश्चन में बताऊंगा जो लेंथी क्वेश्चंस के अंदर आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा कि ये ग्रीन वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है,
तो इसका पॉइंट अपने को पता है, इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। मैं इक्वेशन इससे निकाल सकता हूँ पी क्यू की, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ग्रीन लाइन की इक्वेशन कितनी है बताओ, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और रेड वाली लाइन क्या है बच्चों, ग्रीन के पैरेलल है। तो कभी भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो आपको कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप x का कोफिशिएंट जो है वही रखा करो, y का कोफिशिएंट भी सेम रखा करो, क्योंकि बच्चों दोनों का स्लोप तो सेम होता है ना। और बस कांस्टेंट टर्म को आप अपनी मर्जी से क्या मान लिया करो, k मान लिया करो। आप समझ गई, कांस्टेंट टर्म को क्या मान लिया करो, k। इसे देखना छोटा होगा क्वेश्चन। अब k कैसे निकालेंगे, ये रेड वाली लाइन किससे पास होती है बताओ, 2,5 से। तो 2 पुट करना x की जगह और इसकी जगह 5 पुट करना। देखो a की लाइन के अंदर k की वैल्यू कितनी आ गई, -14 आ गई ना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, 3x माइनस 4y इक्वल टू -14, जो मैंने आपको ये देखो निकाल के दिखाई थी। पहली बात तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो ऐसे नहीं करना कि पॉइंट और स्लोप फॉर्म में निकालो, उससे लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो बस ये दोनों सेम लिख के कांस्टेंट टर्म यहाँ +8 हो -8 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को इक्वल टू के मान लेना है, ठीक है। इक्वल टू के मान लो, 2k मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, देखो मैं आपको अब सेकंड मेथड बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था अपना, देखो ये पी पॉइंट था और ये बच्चों पॉइंट था कितना, 2,5। ये 2,5 था ना, 2,5। और ये लाइन एल थी, लाइन एल। और इसकी इक्वेशन अपने को दे रखी थी क्या बच्चों, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाली थी और ये पॉइंट क्या था, q। इसको हमने मान दिया एक बार के लिए क्या, एक्स वाई। और इस लाइन की इक्वेशन बताना क्या निकाली थी, 3x माइनस 4y इक्वल टू -14, 3x माइनस 4y इक्वल टू -14। आप मेरे को ये बता दो, अपना जो आंसर है ना, आंसर वो क्या है, p और q के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस आप कहोगे सर यही तो होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात तो समझ गए। x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, इन दोनों लाइनों को सोल्व करके, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, l और pq को सोल्व करके हम q पॉइंट निकाल सकते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाई दिया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप x और y में से एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ये बताओ मेरे को, ये x और y पॉइंट देखो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो आप y की वैल्यू को भी x की फॉर्म में क्यों ना लिख दो। क्या कह रहा हूं मैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, y की वैल्यू को भी किसके फॉर्मेट में लिख दो, x के फॉर्मेट में, या x की वैल्यू को भी किसकी फॉर्म में लिख दो, y की फॉर्म में, ताकि वेरिएबल यहाँ पे दो नहीं बच्चों आपको एक दिखाई देने लग जाए। तो आप ये बताओ, मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 4 लिख सकता हूँ क्या, लेकिन मुझे तो y माइनस 5 चाहिए। तो मैं दोनों तरफ से ये लो 5 माइनस कर दूँ, 5 माइनस कर दूंगा तो 2x माइनस 9 हो जाएगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं y माइनस 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2x माइनस 9 लिख सकता हूँ क्या, बताओ कोई गलत तो नहीं हूँ मैं। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई तो करना चाहिए। तो यानी मैं y की जगह ये लिख सकता हूँ। अब भी देखना आंसर सेम आएगा। अपना सोल्व करके पॉइंट कितना आया था, 6,8 आया था क्या, देख लो ये पॉइंट कितना आया था अपना, 6,8 आया था। तो मेरे को इस 8 की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ x की जरूरत है। देखना x को 6 रखना, x को बच्चों 6 रखो, 6 2 जा 12, 12 में से 9 गए 3 हो जाएगा। देख लो वही आंसर आ गया ना, 16 + 9 का रूट यानी कि 5। इससे क्या फायदा होगा कि ये y की वैल्यू अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाल लो। भाई ये दो इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, एक तो आप x की वैल्यू निकाल के पुट करोगे y निकालोगे, एक मैं कहता हूँ y निकालने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। फिर आप कहोगे सर कौन सा मुश्किल है y निकालना, निकाल ही लेंगे। लेकिन आप ये सोचो, ये तो x की वैल्यू चलो एक इंटीजर आ गई, ये नेचुरल नंबर आ गई, अगर x की वैल्यू इरेशनल नंबर आ गई, मेरी बात ध्यान से सुना, x की वैल्यू कोई ऐसी आ गई 3√3 + 5/2 - √3, और फिर अगर इस इक्वेशन में पुट करके आपको y निकालना पड़ गया तो आप समझ गए। तो एक तो कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी पड़ेगी y की वैल्यू निकालने के लिए, फिर आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, और मैं कहता हूँ एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, कर कैसे भी लेना जैसा आपका मन करे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर आप y को भी x की फॉर्मेट में लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो जेई में आएंगे ना वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पता है वो मुश्किल क्वेश्चन आएगा। वहां पे जो x और y की वैल्यू आएगी ना वो बच्चों फ्रैक्शन के अंदर आएगी या इरेशनल नंबर के अंदर आएगी, तो आपको बेसिक मेथड से जाने में परेशानी होगी, ठीक है। तो मैंने दो आपको शॉर्टकट बता दिए, एक तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होता है k मान के, और एक
लास्ट में जो ये डिस्टेंस निकालते हो इसमें दो वेरिएबल का यूज करने के बजाय आप y को भी x की फॉर्म में लिख लो या x को भी y की फॉर्म में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन हो रहा सकता है एक बच्चे के दिमाग में कि सर क्यू पॉइंट तो इस लाइन पे भी तो लाई करता है, तो क्या हम इससे भी निकाल सकते थे? मैं कहता हूँ इससे भी निकाल लो बेशक। 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 14 है ना, आप 3x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या, 4y। तो आप y की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, समझ गए? देख लो, करके देख लो। अब x को कितना पुट करोगे आप, 6 पुट करोगे ना, x को 6 पुट करोगे तो कितना आ गया ये बताओ, 6 प्लस 6 3 जा 18, 18 प्लस 4/4 32/4 आ गया ना, वही 8 आएगा बच्चों, y की वैल्यू वही 8 आएगी, चाहे आप कहीं से पुट करके देख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसी के बेस पे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। आप बताओ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई फर्क है? कहीं पे भी 1% का फर्क नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होने वाली है ना, वो उस क्वेश्चन में जो पॉइंट क्यू आ गया था अपना 6,8, वो यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, वो आपको पता लग जाएगा अब कैसा पॉइंट आएगा। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बातें बताई थी, अब वो बातें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। नहीं करोगे तो फिर कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी ना कि आपका मन करेगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो यहीं पे, ठीक है? तो देखो, अब ये पॉइंट है कोई पी पॉइंट मान लो इसको, 2,3 फ्रॉम द लाइन, मतलब इस लाइन से, ये लाइन एल होती है, मैं इसको एल ही नाम दे देता हूँ बार बार से, है ना। इसकी रिस्पेक्ट में अपने को डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ, क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो बच्चों, एक्स वाई। समझ गए आप? ठीक है, एक ही बार नाम दो ताकि आपको याद हो जाए। और ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ, पी क्यू बच्चों, इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। इसकी इक्वेशन दे रखी है √3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले तो मेरे को पहला स्टेप मेरा क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालना, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। इसकी इक्वेशन को मैंने क्या बताया था, क्या मान लो, जो इसकी इक्वेशन है ना वो सेम मान लो, बस कॉन्स्टेंट टर्म को हटा के और उसकी जगह क्या लिख देना, के। और इसके अंदर कौन सा पॉइंट पुट कर दो बच्चों, 2,3, क्योंकि ये 2 3 से पास होती है। तो 2,3 पुट करोगे तो बताओ कितना आएगा, x की जगह 2 और y की जगह 3। तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन आ गई अपनी √3x माइनस वाई इक्वल टू 2√3 माइनस 3। समझ गए आप? ये पी क्यू की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई इसकी इक्वेशन, √3x माइनस वाई इक्वल टू 2√3 माइनस 3। अब आप देख रहे हो वो इक्वेशन कितनी आसान आई थी, और इस इक्वेशन में नंबर इरेशनल भी इंक्लूड हो गए। तो अब आप अगर मान लो इस लाइन का और इस लाइन, देखो है तो यही कि इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और वहां से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है? बट मेरी बात सुनो ध्यान से, अब दोनों वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक तो निकालनी पड़ेगी, एक तो निकालो ही निकालोगे। अब बताओ, ये वाला जो ये पॉइंट है एक्स वाई, चाहे तो आप इस वाली लाइन से निकाल लो एल से, चाहे पी क्यू से निकाल लो, है ना। एक्स वाई लाइज ऑन पी क्यू, ये इक्वेशन है ना। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप है ना y की वैल्यू, y को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ और बाकी सबको इधर ले आओ ऐसे, और y को इधर ले जाओ, समझ गए? यानी कि मैंने y की वैल्यू भी किसकी फॉर्मेट में निकाल दी बच्चों, x की फॉर्मेट में। तो अब बता दो मेरा आंसर क्या है, आंसर आप कहोगे सर है आपका पी क्यू, और पी क्यू क्या होता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है ना। अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या चाहिएगा, y माइनस 3, तो इस प्लस 3 को उधर शिफ्ट कर दूँ, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बोलो, y माइनस 3 को। तो ये क्या आ गया फिर, √3 कॉमन भी आ गया, देखो बहुत अच्छा हो गया ये तो क्वेश्चन ही। y माइनस 3 की वैल्यू देखो कौन सी आ गई, √3 इंटू एक्स माइनस 2 आ गई। अब आप खुद ही बताओगे कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो, ये हो गया, और y माइनस 3 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, √3 इंटू एक्स माइनस 2, और इस पूरे का स्क्वायर है ये, है ना, पूरे का स्क्वायर। तो बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। तो मतलब 3 बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो मतलब ये टोटल कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया ना, ये टोटल 4 बार हो गया। तो इसका मतलब 2 बाहर और ये x माइनस 2। देखो कितनी आसानी से मैंने आंसर निकाल दिया। यानी कि मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना बच्चों, वो सिर्फ क्या है पता है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। आंसर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 2। नहीं तो आप पहले x की वैल्यू निकालते, फिर y की वैल्यू निकालते, फिर पुट करते, बहुत लेंथी हो जाता, ठीक है? अब मेरा सिर्फ काम क्या है, लास्ट टारगेट मेरा क्या रह गया बच्चों, अब मेरा टारगेट रह गया सिर्फ x की वैल्यू निकालना। मेरा x की वैल्यू निकालना टारगेट है। अब x तो मैं निकाल ही लूंगा, एक कोऑर्डिनेट तो देखो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके और इस इक्वेशन को आपस में सोल्व करके निकालना पड़ेगा, उसमें मेरी मजबूरी है, ठीक है? और निकाल भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। y को ही तो एलिमिनेट करना है, तो लिखना दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिख के और y को एलिमिनेट कर दो। देखो कैसे, ये इक्वेशन बच्चों कैसे लिखोगे, ये रही 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 28, या 2x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस 28। और यहाँ से इक्वेशन क्या थी अपनी, √3x माइनस वाई, √3x
माइनस वाई इक्वल टू क्या थी, 2√3 - 3, 2√3 - 3। मतलब कि अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, ये तो बच्चों लाइन एल थी और ये लाइन क्या थी, पी क्यू। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, एक्स की, क्योंकि मेरे को एक्स में चाहिए। तो बताओ एक्स की वैल्यू चाहिए तो वाई को एलिमिनेट कर दे। यहाँ से ऊपर से आप मेरे को बताओ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 2x प्लस 28/3 यही आएगी। तो y की जगह क्या रख दो, 2x प्लस 28/3 इक्वल टू क्या, आगे देख लिया अब आपने, वैल्यू कितनी खतरनाक आ रही है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है तो क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा अपना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 कॉमन ले लो, एलसीएम √3x × 3 और माइनस के 2x माइनस के 28 और इसको ऐसे का ऐसे रखो। अब क्या आगे देखो, यहाँ से x कॉमन ले लो, 3√3 - 2 और 3 से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 6√3 - 9 और ये -28 है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, +28 कर देता हूँ। तो 6√3 + 19 आ गया क्या, और इसको नीचे भेज दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 6√3 + 19 माइनस, और यही आएगी। आप ये मत सोचना कि ये वैल्यू मैंने मुश्किल निकाली, आप किसी से भी सोल्व करवा लेना, कोई भी सोल्व करना, यही वैल्यू आएगी। अब आप खुद देख लो, x की वैल्यू ये आ गई। अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते, y की वैल्यू निकालते और फिर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में बच्चों x और y दोनों को पुट करते हैं, तो आप खुद बता दो, आपका मन करता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, किसी भी बच्चे का नहीं करेगा, है ना। तो आपको ये वाला मेथड आपको फॉलो करना ही करना है। और ये कोई मेथड नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स की एक समझ है कि हाँ आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो फिर ये चीज़ आप कहीं पर भी अप्लाई कर देना लाइफ में। तो ये कितना आ गया बताओ, 6√3 + 19 अपॉन 3√3 - 2 और इसमें से क्या कर दो, 2 माइनस कर दो, है ना। ये रहा 2 माइनस, तो मेरा आंसर ही आ गया। बस एलसीएम ले लूँ मैं, 3√3 - के 2। या तो देखो ऐसे कर लो, या इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले ही, या इसको आप पहले से क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। दो बातें हैं देखो, ये जो x निकाला ना मैंने, x की वैल्यू को क्या कर लो आप, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, आसान हो जाएगा। x कितना आया अपना, 6√3 + 19 अपॉन 3√3 - 2। मैं इसको 3√3 + 2 और 3√3 + 2 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और उसमें से फिर 2 घटा दूंगा। तो एलसीएम कितना आएगा अपना देख लो, ऊपर आएगा अपना, मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 3 जा 18, 54 और इसकी करोगे तो 57√3, 2 से करोगे तो ये आएगा और ये कितना आ जाएगा 38 और नीचे कितना आ गया 27 में से 2 गया 25। तो ये बच्चों आ गया अपना कितना 75 और ये कितना आएगा 92 और अपॉन कितना आ गया 25। नहीं लेंथी हो रहा है ये भी, मैं इसे शॉर्ट सोच रहा था कि पहले रैशनलाइज करके और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये उससे भी लेंथी हो गया। ठीक है छोड़ दो इसको, यहीं पे क्या ले लो अब एलसीएम ले लो, यहीं पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3√3 माइनस के 2। तो क्या आ जाएगा ये 6√3 + 19 और माइनस के 2 × 3√3 - के 2, ये हो गया। अब इसको कर लो बच्चों सिंप्लीफाई, कितना आ गया 6√3 + 19 माइनस के 6√3, अब देखो कट गया ये, और प्लस के कितने आ जाएंगे 4 और 3√3 और माइनस के 2, ये कट गया, छोटा हो जाएगा। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एग्जामिनर ऐसी सेट करे ही करेगा कि आपको ज़्यादा ना सोल्व करना पड़े क्वेश्चन को, ये आ गया। अब बस लास्ट स्टेप है अपना क्या, रैशनलाइजेशन, 3√3 + 2 से मल्टीप्लाई करो, 3√3 + 2 से डिवाइड करो। तो ऊपर तो 2 × 23 × 3√3 + 2 आ गया, नीचे कितना आ गया देखो 3√3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 4, 23 और ये 23 से 23 भी कट गया, तो आंसर कुल मिला के ये आ गया। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया बच्चों 6√3 + में 4, ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 6√3 + में 4। तो क्या ध्यान रखा आपने इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपने फटाफट लिखनी सीख ली है ना, दूसरी आप पहले अपना आंसर लिख लिया करो ये, ताकि आपको याद रहे कि क्या मेरे को निकालना है। इसमें y की वैल्यू को एक्सप्रेस कर दो किसकी फॉर्मेट में, x की फॉर्म में। अच्छा एक बात देखो, एक बच्चा तो यहाँ से निकालेगा y की वैल्यू x की फॉर्म में, अगर आप यहाँ से निकालते ना तो वैल्यू से आंसर तो आ जाता, लेकिन फिर वो इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं आती इजी, वो यहाँ पे कॉमन नहीं आता कुछ भी, समझ रहे हो मेरी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि y की वैल्यू x की फॉर्मेट में निकालनी है, तो किस इक्वेशन से निकालोगे। मेरे को ना यहाँ पे y - 3 चाहिए था, और देखो मैं इस -y को उधर ले जाके +y कर दूंगा तो मेरा सीधा ही y - 3 आ रहा है, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन से फटाफट निकाल दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। एक सेम क्वेश्चन देखो एक और है, दो क्वेश्चन इस तरह के आए, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा। मैंने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अब सेंटर ऑफ ट्रायंगल के अंदर आपको पता है एक सेंटर ट्रायंगल के मेनली 4 सेंटर होते हैं ना, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और अपना सेंट्रोइड। उसमें जो इन सेंटर होता है उसको छोड़ दो, बाकी जो 3 सेंटर रह गए ना, ऑर्थो, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये बच्चों तीनों के तीनों सेंटर किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया की किसी भी ट्रायंगल में हो, ये तीनों पॉइंट होते हैं क्या, कोलिनियर। और जिस
लाइन पे ये लाई करते हैं, उस लाइन को यूलर नाम दिया गया, यूलर लाइन है ना। मैथमेटिशियन थे एक बहुत बड़े यूलर, उन्होंने इसका एक रिजल्ट निकाला कि ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। इस वजह से इस लाइन को क्या नाम दे दिया गया बच्चों, यूलर लाइन, क्योंकि इसका जो सबसे पहले इसको प्रपोज किया था वो यूलर ने किया था। और एक और खास बात, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोई एक पॉइंट बाकी पूरे लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में बांटेगा। सेंट्रोइड वाला हमेशा कोऑर्डिनेट बच्चों बीच में होता है, और वो ओसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है, 2:1। एक बात ध्यान रखना, पहले ऑर्थो सेंटर लिखोगे फिर सरकम सेंटर लिखोगे, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पहले देखो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है, सी फिर जी फिर ओ, या एक ये कंपनी का नाम है ONGC, है ना। ONGC भारत सरकार की कंपनी का नाम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसमें से ये BN हटा देना है ना, OGC। और रेशियो कई बच्चे भूल जाते हैं कि 1:2 था कि 2:1, पहले नंबर बड़ा फिर नंबर छोटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये G पॉइंट इस OC को 2:1 में डिवाइड करता है। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे आया। ये ABC बच्चों डिनोट करते हैं सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल के। तो पहले मैं यहाँ से AB की वैल्यू निकालता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये है O, ये है बच्चों G, और ये है क्या C, और G पॉइंट OC को किस रेशियो में बांटता है ये। अच्छा देखो पहले क्या लिखना है पर कुछ, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, सॉरी ऑर्थो सबसे लास्ट में है, मतलब ये वाला पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और सेंट्रोइड कौन सा है बताओ, सेंट्रोइड है अपना सबसे पहले वाला, यानी कि बीच वाला पॉइंट है AB, तो ये क्या बच गया अपना 3 4। अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या आप AB की वैल्यू नहीं निकाल सकते, AB की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस -6 से, और नीचे क्या होता है 2 + 1। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 की मल्टीप्लाई -8 से, और नीचे 2 + 1, ये तो 0 0 आ गया है ना, बहुत आसान आ गया 0 0। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 0 आ गई, ठीक है। तो AB की वैल्यू आ गई 0 0। तो फिर बताओ आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की, तो P पॉइंट क्या हो गया बताओ, A कितना 0, B भी कितना 0, तो ये तो 3,5 आ गया ना, है ना, अच्छा पॉइंट आ गया मतलब कि। तो अपने को क्या कहा गया है अब क्वेश्चन में कि P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3,5, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, वही बिल्कुल सेम डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इसकी डिस्टेंस निकालो बच्चों इस लाइन से, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4 से, और मेजर पैरेलल टू दिस लाइन x - 2y - 1, ये लाइन है x - 2y - 1 = 0, मतलब कि इस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी ना, वो इस लाइन के क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है, L लाइन है, लाइन L। और बस मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ, x, y, और मैं पहले मेरा आंसर लिखता हूँ, है ना, फिर मेरे को पता लगेगा आंसर क्या है बताओ, x की डिफरेंस 3 से होल स्क्वायर, और प्लस y - 5, और इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया। अब मेरा काम क्या है, एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन को लेके आना, मैं लेके आ सकता हूँ क्या, पहले तो ये बताओ मैं कौन सी लाइन से लेके आऊँ, पहले तो मेरे को इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना, इस PQ की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ PQ क्या मान लोगे बताओ। मैंने कहा था ना जो इस लाइन की इक्वेशन होती है वही लिख दिया करो, कांस्टेंट टर्म की जगह क्या लिख दिया करो, बस k। और k कैसे निकालोगे, ये पॉइंट पुट करके, x की जगह पुट करो 3 और y की जगह पुट करो 5, तो k कितना आ गया बच्चों, -7, k -7 आ गया, तो ये लाइन क्या आ गई, x - 2y = -7। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x - 2y = -7। अगर आपको लग रहा है ना कि अब की बार इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसान आ जाएंगे, आसान नहीं आएंगे बच्चों, फ्रैक्शन में ही आएंगे अब की बार भी, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ आप है ना y - 5 की वैल्यू निकाल ही लो, आसान रहेगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन में सिर्फ अपने को x की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं x + 7 = क्या हो जाएगा बताओ, 2y। तो y कितना हो जाएगा, x + 7/2, और मेरे को चाहिए y - 5, तो मैं y - 5 निकाल लेता हूँ सीधा सीधा, है ना। मैं कहता हूँ आप चाहे कैसे भी कर लो, इससे आसान कोई भी मेथड नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे को एक वेरिएबल में आसान लगता है, और देखो आ गई फिर से, ये भी x - 3 और ये भी क्या है बच्चों, x - 3। तो अब की बार तो दोनों जो क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे एग्जामिनर ने सेट करके दिए कि बच्चा अगर ये दिमाग लगाता है ना, तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा तो आसान हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, ये कितना है, एक बार है, देखो ऐसे होगा ना, ये 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/4 होएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 5/4 हो गया, मतलब कि टोटल हो गया ये 5/4 टाइम्स ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, √5/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, x - 3। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना, मान लो x 3 से भी छोटा आ गया तो फिर x - 3 नहीं होगा, क्या होगा, 3 - x, इसलिए मैं क्या लगा देता हूँ, मोड लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, मतलब कि मेरे को अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है बस। अब अपने को क्या करना है, बस सोल्व कर लो दोनों लाइनों को। नाउ सोल्व लाइन L,
एंड लाइन पी क्यू। अब तो पता लगी कि आपको एल मैं किसको बोलता हूँ और पी क्यू किसको बोलता हूँ, है ना। ये लाइन एल है और ये क्या है पी क्यू। पी क्यू क्या थी बच्चों, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू -7, और एल लाइन क्या थी देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना है, x। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 2 से, और आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। ऐड करोगे तो फिर 3x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली को 3 से करोगे, नीचे वाली को 2 से करोगे, और क्या करोगे, ऐड। लिखनी जरूरत नहीं होती, बस सीधा ही करो क्योंकि तो कट ही जाएंगे ना। 7x इक्वल टू कितना आ गया बोलो, -13। x कितना आ गया, देखो कितनी गंदी वैल्यू आई है x की, है ना। वैसे नहीं आएगी कि जैसे 6 और 8 आ गई थी वैल्यू, या तो फ्रैक्शन में आएगी या इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -13/7, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो अपना आंसर कितना आया था बताओ, √5 - 2। और मैंने बताया था ना देखो x भी नेगेटिव आ गया, तो x -3 करके और क्या ले लेना, उसका मोड ले लेना, ठीक है। √5/2, x कितना है -13/7, और माइनस कितना है बच्चों 3, तो ये कितना आ गया बताओ, 21 34, 34 आ गया क्या, √34 आ गया, सही कह रहे हो आप। 34 कितना आएगा 7, 2 से 2 काट दो, तो कितना आ गया, √5 × 17/7 आ गया क्या, यानी 17 √5/7। देखो आंसर तो अजीब सा है, 17 √5/7, 17 √5/7, ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने सेट किए थे वो इसी तरह से सेट किए कि बच्चा ये दिमाग लगा पाए कि y की वैल्यू भी x की वेरिएबल में निकाल के, x की फॉर्म में निकाल के, और देखो यहाँ x-3 था तो यहाँ पे भी x-3 बन गया, है ना। और फिर हमें पता लग गया कि सिर्फ हमारे को तो एक ही वेरिएबल को सोल्व करने की जरूरत है, नहीं तो आप क्या करते हैं, आप खुद सोचो, यहाँ से x निकल गया, x निकल गया तो किसी इक्वेशन में पुट करके क्या निकालते, y, और x और y की दोनों वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करते तो फिर कैलकुलेशन बहुत लेंथी बन जाती, स्क्वायर करने, प्लस माइनस करने, ठीक है। इसलिए आप मेरी हमेशा ये बात को ध्यान रखना, अगर आपको ये डिस्टेंस कभी निकालनी हो और आपको मौका मिले y की वैल्यू को भी x की फॉर्म में निकालने का, तो आप निकाल लिया करो, उससे आपका क्वेश्चन छोटा ही रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तब तो, क्योंकि जेई में क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा जो मैंने वो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आपको दिया था, बट कॉन्सेप्ट वही था, आप देख लो। अब बच्चों मुश्किल क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम थोड़े से आसान क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो ये तो क्या बोला गया है, ए जो है ना वो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो 8th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देगा। बी बच्चों इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है ए बी लाइन से, है ना। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी तो बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी उस लाइन से, है ना। तो मैंने सोल्व टाइम बचाने के लिए मैंने ये कर दिया, है ना, ए पॉइंट निकाल दिया, बी पॉइंट निकाल दिया। अब मैं सीधी क्या निकाल रहा हूँ, इक्वेशन निकाल रहा हूँ ए बी की, इक्वेशन ऑफ ए बी। बताओ क्या होगी, y-y1 इक्वल टू x-x1 लिख दूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप, स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो ये कितना हो गया बताओ, 2 - 4 यानी -2, और ये कितना आ गया -3/2, x -2, माइनस से माइनस काट दो, 8/3, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो और 8 उधर रहने दो, x -2, तो ये कितना आ गया 8x माइनस के 16, सारे को एक तरफ ले आओ, 8x माइनस के 3y और माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के 12। तो इक्वेशन आ गई बच्चों 8x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, किसकी, ए बी की। अब मेरे को क्या करना है, बस अब मेरे को बच्चों ये ए बी की 8x माइनस 3y माइनस 4 की डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। ये पी पॉइंट कौन सा है, 5, -2, तो ये डिस्टेंस निकालनी है डी, ये तो मैं निकालना जानता ही हूँ। डी पॉइंट पुट करो, 5 पुट करोगे, -2 पुट करोगे, और माइनस के 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बता दो, डिनोमिनेटर में आपका आएगा, हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की क्या, ये पॉइंट आ गए अपने, y-4 x-2, स्लोप निकाला क्या 2 - 4 और 1/2 -1, 2 में से 4 गया, ओहो ये गलती कर गया मैं, 2 में से 4 गया, -2 लिखना था, है ना। तो ये 8 की जगह क्या आएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 4x - 8 आ जाएगा, 4x के 8, 4x - 8 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पता लग गया ना कि 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो अच्छा नंबर नहीं आ रहा। तो ये 3y - के 12, और ये कितना आएगा बच्चों 4x के 8, तो 4x - 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगी, है ना। 4x - 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगी, 4x के 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये डी निकाल दो, पॉइंट पुट करो, 4 5 जा 20, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
तो ये कितना आ गया 30/5 6 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। तो ये तो बिल्कुल ही आसान लगा होगा आपको। इतने थोड़े टफ क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आना जरूरी था ना। अब मैं कुछ आसान आसान क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा लगातार। अब देखो बच्चों, वेक्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पैरेललोग्राम ही नहीं, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आपको उसके चारों वर्टिसेस दे रखे हो, ठीक है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? दोनों डायगोनल वेक्टर निकाल लो, AC और BD, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 से क्या कर दो डिवाइड। पैरेललोग्राम में तो ये होता ही होता है ना, पैरेललोग्राम में तो ये रूल है ही है, बट मैं कहता हूँ सिर्फ पैरेललोग्राम में नहीं है, ये हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये रूल वैलिड है। अब देखो क्वेश्चन ये आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसके चारों वर्टिसेस बच्चों दे रखे हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना के चारों वर्टिसेस लिख दिए, AC वेक्टर निकाल दिया मैंने, है ना, टाइम बचाने के लिए C-A करके। BD वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, D-B, दोनों वेक्टर निकाल दिए, दोनों की क्या निकाल दी मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दी। बस अब काम क्या है इसका, मैग्नीट्यूड निकालना। अच्छा, इसमें से देखो 8 कॉमन आ रहा है ना, 8 कॉमन ले लो या -8 कॉमन ले लो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। 8 कॉमन लोगे क्योंकि अभी इसका क्या निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो AC क्रॉस BD, तो देखो -8 का मैग्नीट्यूड तो 8 होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना हो जाएगा अपना 1, ये कितना आ गया 261 आ गया क्या, 261। और 261 आई थिंक 9 पे चला जाएगा, 9 2 जा, और कितना बच गया 8 9 9 जा, तो मतलब 3 बार आ जाएगा, 24√19 आ गया है ना, 24√19। तो एरिया कितना आ गया बताओ, इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, 24√19 जो आपका आंसर आया है बच्चों, उसको 2 से क्या करोगे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा अपना फाइनली 12√29, 19 नहीं 29, 12√29, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे, इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन लाइज ऑन द सर्कल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। बच्चों एक बात बताओ, आपको किसी लाइन के अंदर किसी पॉइंट की इमेज निकालनी आती है ना, फिर उस इमेज क्या आएगी, पॉइंट ही तो आएगा, उस पॉइंट को बच्चों इस सर्कल के अंदर पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी ना। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो मेरे को बस ये बता दो, इमेज निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और एक बच्चों किसका होता है, इमेज का। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना क्या होता है, इमेज क्या होता है, मैं दोनों बता देता हूँ। इसमें क्या करोगे, ऊपर लिखा करो x माइनस वाई माइनस, है ना, क्या माइनस करते हो, ये पॉइंट, ये माइनस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। नीचे क्या लिखते हैं, x और y के कोफिशिएंट 1 और 2। अच्छा, अगर अगर बच्चों ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ साइन लगाते हैं माइनस का, ठीक है। अगर आपको निकालनी हो इमेज तो -2 करोगे। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है तो बस ये 2 नहीं लिखते, -1 लिखते, ठीक है। और इमेज निकालनी है तो क्या लिखोगे बच्चों, -2। अब सुनना मेरी बात, और क्या लिखते हो, अब यहाँ पे इस पॉइंट को लाइन में पुट करो, कोई मोड का साइन नहीं लगाना, ठीक है, पॉइंट को सीधा पुट करो बस, वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव। 5 2 जा 10 और माइनस के 2, और डिनोमिनेटर में इस 1 का स्क्वायर 1 और इस 2 का स्क्वायर बच्चों 4। अब देखो ऊपर तो मोड नहीं लगाना, नीचे स्क्वायर रूट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या आ गया बोलो, -2 और अपॉन ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया 5, यानी कि -8/5 आ गया, -8/5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, ठीक है, मैं यहीं से लिख देता हूँ, देख लो मैंने सही किया है क्या, -2 इमेज निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5 में से 4 माइनस कर दूँ, तो यानी कि कितना आएगा -28/5, x + 4 और y -5 -2, पॉइंट पुट किया मैंने, -4 आया, y को 10 और ये आ गया अपना, ठीक है। और 1 + 2 का स्क्वायर -2, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया 4, और अपॉन कितना है 5, -8/5, और नीचे कितना है 1, ठीक है। और y निकाल लो, तो y -5 ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -16/5, तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 5 - 16/5 यानी कि 9/5, x और y आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये किस पे लाई करता है बोलो, ये लाई करता है इस फर्स्ट सर्कल के ऊपर, है ना। तो बस इसके अंदर पुट करके और क्या निकाल दो, आंसर निकाल दो। बताओ x की जगह क्या पुट करूँ, -28/5 और प्लस में कितना है 4, और y की जगह बच्चों क्या पुट करूंगा मैं, 9/5 माइनस में क्या है 3 और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सोल्व करो, 28/5 आ गया माइनस का, तो 64/25 आ जाएगा बोलो। ये 6/5 आएगा माइनस का, तो 36/25 आ गया बोलो। तो कैलकुलेशन आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 100/25 यानी कि 4 आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, आर रेडियस होती है ना, ये सर्कल है बच्चों, है ना, सर्कल है तो आर रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू नेगेटिव वैसे भी नहीं आ सकती। आंसर क्या आ गया 2 आ गया, बिल्कुल आसान था। इमेज निकाली,
इमेज एक पॉइंट के रूप में आएगी, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था आपसे, अगर इस क्वेश्चन को और आसान बनाना था, देखो अपने को तो x+4 चाहिए था ना, तो यहाँ पे देखना x इज इक्वल टू ये था, मेरे डायरेक्ट ही आंसर आया हुआ है, डायरेक्ट ही आंसर बच्चों यहाँ से आया हुआ है x+4 का कितना, -8/5। तो मेरे को x+4 से पहले मैं x निकालूंगा, फिर 4 ऐड करूंगा। मैं क्यों करूं, मैं सीधा ही इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, -8/5। देखो यही तो लिखा है, 8/5 का स्क्वायर है ना। ऐसे ही y-5 है, मुझे क्या चाहिए, y-3। तो मेरे पास y-5 आ गया था 2 से मल्टीप्लाई करके ये, तो मेरे को माइनस का 3 चाहिए, तो मतलब 2 इधर ऐड कर दूंगा, मैं 2 इधर ऐड कर दूंगा, तो सीधा ही y-3 कितना आ जाएगा बताओ, -6/5। यही तो मैंने किया, इसका स्क्वायर है ना -6/5 का। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि x और y की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो जरूरी नहीं है कि आप x और y निकालो, आप अगर कहीं से आपको x+4 मिलता है डायरेक्ट, तो वहीं से निकाल दो, y-3 मिलता है तो वहीं से निकाल दो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर डाटा ऐसा ही सेट करेगा कि इस तरह का दिमाग जो बच्चा लगाएगा ना, तो उसकी कैलकुलेशन भी ठीक होएगी और टाइम भी उसका बचेगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपको एक 10th क्लास के बच्चे को भी बताया जाता है कि कभी भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब जो मिड पॉइंट बच्चों AC का होता है वही मिड पॉइंट किसका होता है, BD का। मतलब दोनों के मिड पॉइंट को निकाल के और क्या रख दो, इक्वल रख दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन जेई के अंदर आया, विश्वास नहीं होता। ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे इंटीजर्स है, ये 4 पॉइंट पैरेललोग्राम के है ये, और AB की लेंथ आपको दे रखी है, और A और C पॉइंट बच्चों इस लाइन पे लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब चारों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा को। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या बनाओ, एक पैरेललोग्राम बनाओ, आपको अभी पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या आपको करना है और क्या नहीं। A के वर्टिसेस कितने बोलो, अल्फा बीटा, 2D का ही क्वेश्चन है ये तो। B के कितने हैं 1 0, और C के बच्चों कितने हैं गामा डेल्टा, और D के कितने हैं 1 और 2। ये ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो बताओ आप मेरे को, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल रखते हैं हम किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD के। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते बोलो, अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय 2, और यहाँ बीटा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय 2 आ गया। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बोलो, 1 + 1 डिवाइड बाय 2 और 2 + 0 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो कट ही जाएंगे है ना। तो बताओ अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस गामा कितना आएगा, 2 आएगा है ना, 2 से 2 कट गया, और बीटा प्लस डेल्टा कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो मेरे को तो चारों को जोड़ना ही तो है, मैं अलग अलग वैल्यू क्यों निकालूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 2 + 2 कितना आ गया 4। तो मेरा आंसर कितना आएगा बताओ, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 कितना आंसर आ गया बच्चों 8। तो ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन था, इसके अंदर और कुछ आपको करना ही नहीं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इस चीज़ का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो ये आया, इसके अंदर थोड़ा सा उसका रोल रहेगा, बट क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। ये भी ABCD पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ये C पॉइंट बच्चों इस लाइन पे लाई करता है, D पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, वही चारों को ऐड करके अब की बार क्या है, मॉडुलस निकालना है उसका, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। बट फर्क क्या आएगा, देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये डायग्राम बना दिया, चारों पॉइंट को लिख दिया, C पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो मतलब मैं ये लाइन खींच देता हूँ, C पॉइंट किस पे लाई करता है बच्चों, 2x - y = 5। लाई करने का मतलब क्या है, अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 2 अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 5 है ना। D पॉइंट बच्चों कौन सी लाइन पे लाई करता है बताओ, 3x - 2y = 6। मतलब कि मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, गामा, और y की जगह क्या लिखता हूँ, डेल्टा। तो मेरी ये दो इक्वेशन आ जाएगी, क्या 3 गामा माइनस के 2 डेल्टा = 6। अब आप मेरे को बताओ, ये तो एक एक इक्वेशन आई है अल्फा बीटा में है ना, अपने को तो दो दो चाहिए, तभी तो हम कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे। अब दूसरी कहाँ से लेके आओगे, मिड पॉइंट वाले से, पुट मिड पॉइंट ऑफ, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू बच्चों क्या, मिड पॉइंट ऑफ BD, पुट करना इन दोनों के मिड पॉइंट को इक्वल। अच्छा आपकी बार मैं फटाफट लिखूंगा, देखो अल्फा -2 मिड पॉइंट क्या होता है भाई, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। मैं कहता हूँ 2 से डिवाइड मैं कर देता हूँ, लेकिन पेपर में आपको नहीं करना। ये क्या है, बीटा -1, क्योंकि इधर भी 2 से डिवाइड करोगे उधर भी करोगे, फायदा क्या है उस चीज़ का है ना। और ये कितना आ जाएगा बताओ, गामा +1/2, और ये कितना आएगा बच्चों, डेल्टा +0/2। 2 से 2 नीचे काट दो, तो बताओ अल्फा -2 किसके इक्वल आ गया, गामा +1 के, और बीटा -1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, डेल्टा। यहाँ से आप देखो, या तो आप डेल्टा की वैल्यू, यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लो अल्फा -3 है ना, और डेल्टा की वैल्यू निकली पड़ी है बीटा -1, और इन दोनों को बच्चों किस में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। ऐसा करने से क्या होगा, अल्फा और बीटा में इक्वेशन आ जाएगी, और एक इक्वेशन ऑलरेडी है ही अल्फा और बीटा में, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अल्फा बीटा की आ गई तो यहाँ से गामा डेल्टा आ जाएगा। आपके दिमाग में प्रोसेस चलना चाहिए, 3 × गामा, गामा कितना बताओ, अल्फा -3
-2 इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना बोलो, बीटा -1, तो ये इक्वेशन आगे देखो 3 अल्फा -2 बीटा और -9 -7 हो गए, और -7 उधर आके क्या हो जाएंगे, +7 हो जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब मैं बच्चों फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आपस में सोल्व कर देता हूँ। कितनी है बताओ, 3 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू 13, और ये कितनी थी, 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 4 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी 10, और अब क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ऐसे, ये खत्म, माइनस अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, -3, अल्फा -3 आ गया, तो फिर बता दो मैं इसके अंदर पुट कर दूँ क्या, बीटा क्या है बताओ, 2 अल्फा -5 है, ये कितना आ जाएगा फिर, -13, तो गामा कितना है बोलो, गामा गामा है बच्चों अल्फा -3, और अल्फा खुद -3 था, तो ये कितना हो जाएगा -6, और डेल्टा कितना है, बीटा से एक कम, बीटा खुद बच्चों -13 था, तो इससे एक कम यानी कि -14। अब बता दो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर इन चारों को ऐड कर दो, चारों वैल्यू नेगेटिव है ना, इसलिए इसने मोड मांगा है, ठीक है, ये कितना बोलो -3, अरे कोई भी कुछ भी हो, अपने को तो ये 4 नंबर को ऐड करना है, और चारों माइनस है तो फिर क्या कर दो, सबको सीधा ही ऐड कर दो ना, -3 -13 -6 -14, कितना आ गया बताओ, 16 20 16 22 36, 36 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर है ना, 36, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 36 नहीं 32 क्वेश्चन का आंसर दिखा रहे, देखो मैंने कोई मिस्टेक की क्या, 27, मैं एक बार दोबारा चेक कर देता हूँ, ये 13 आया था क्या, माइनस के 9 प्लस के 2, और ये आ गया, ठीक है, और ये कितना था 5, 5 था, तो 5 का मैंने 10 बनाया, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आई -3 पुट करूंगा मैं, तो बीटा कितना आएगा, -3 पुट करूंगा, माइनस के 6 और -5 -11, अरे सॉरी 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 बच्चों, ये कैलकुलेशन बस जो ना कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है, इतना कुछ लिखते लिखते बोलते बोलते ना माइंड में रहती नहीं। अगर अल्फा -3 बच्चों यहाँ पुट करोगे, तो -6 -5 इक्वल टू बीटा, तो बीटा -11 आएगा ना, बीटा कितना आएगा -11, तो ये आएगा -11 है ना, -11, ठीक है, यही पुट कर लो, -3 -6 -5 -11, तो ये तो ठीक है वैल्यू, ये फिर -11 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, -12 आएगा, तो बस यहाँ पे 2 बार चेंज होएगा है ना, यहाँ बच्चों किस किस वैल्यू में चेंज हो जाएगा देखो, -3 -11 और -6 और -12, अब ठीक है 32 आ गया, अब ठीक है, माइनस का 32, इसका मोड कितना आएगा 32, यानी कि क्वेश्चन आसान था, बस इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट और डाल दिया कि ये दोनों के दोनों पॉइंट सी और डी किसी न किसी लाइन पे लाई करते हैं, लाई करने का मतलब उस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, तो वहां से बच्चों एक एक इक्वेशन मैंने बना के रख दी पहले ही, और फिर एक एक इक्वेशन मैंने मिड पॉइंट वाले से बना ली है ना, आपस में उनको सोल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइन का और पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एक पॉइंट, ध्यान से बात सुनो मेरी, अगर एक पॉइंट P है वो दो लाइनों के बीच में है, मतलब कि एक L1 लाइन है और एक L2, इनके बीच में है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहली लाइन में, जैसे मान लो ये लाइन है 2x + 3y = 8, और एक बच्चों पॉइंट है, ये लाइन है मान लो L है ना, एक पॉइंट है मान लो 3,4, मैं कहूँ कि इस पॉइंट को लाइन के अंदर पुट करो, तो मैं उसको उसकी वैल्यू को ऐसे लिख दूंगा L1P, L1P का मतलब क्या होता है, लाइन के अंदर पॉइंट को पुट करके जो आंसर आएगा, ठीक है, ये -8 = 0 कर दिया करो, तो पुट करके करना 12 - 8, तो अगर मैं कभी L1P पूछूँ ना, तो इसका मतलब आप P पॉइंट की वैल्यू को लाइन के अंदर पुट करके जो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई मेरे को वो बता देना, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर बच्चों ये P पॉइंट L1 और L2 के बीच में है, तो P पॉइंट को L1 में पुट करोगे और P पॉइंट को L2 में पुट करोगे, जो आंसर आएंगे ना कॉन्स्टेंट निकल के, उनके साइन बच्चों अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव आएगा तो एक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर दो नंबर के साइन अपोजिट है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी फिर, 0 से छोटी, भाई एक -2 है और एक 3 है, तो इनकी प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आएगी, <0 आएगी है ना। L1 को लाइन के अंदर पुट कर देना P को, और सेकंड लाइन में पुट कर देना, दोनों की प्रोडक्ट को क्या रख देना, <0 रख देना। अब देखो ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस में, लेट R बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, मतलब ये दो लाइनें हैं, पैरेलल नहीं है ऑफ कोर्स, ऐसी लाइनें हैं ये, ठीक है, 3x - y + 1 = 0 और x + 2y - 5 = 0, इनके बीच का जो ये रीजन है ना, इसको R नाम दिया गया है, कंटेनिंग ओरिजिन, मतलब इसके अंदर कहीं ओरिजिन भी मिल जाएगा। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, कहता है ए की सारी वो वैल्यू का सेट बताओ जिसके लिए ये पॉइंट R में लाई करता है, R का मतलब क्या बच्चों, इनके बीच में कहीं लाई करता है, मतलब ये जो पॉइंट है मान लो P, ये इन दोनों लाइनों के बीच में लाई करता है, तो बताओ इसका मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था, बीच में लाई करता है, तो कि
ये लाइन को बोल दो L1 और इस लाइन को बोल दो L2। तो L1 की वैल्यू निकालो बच्चों P पॉइंट पे और L2 की वैल्यू निकालो P पॉइंट पे, और दोनों की प्रोडक्ट क्या रख दो, नेगेटिव रख दो, है ना, नेगेटिव रखनी पड़ेगी। तो बताओ इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करने का क्या मतलब होता है, x की जगह क्या पुट करो a स्क्वायर, तो 3x क्या हो जाएगा बताओ 3a स्क्वायर, माइनस y की जगह a+1 तो माइनस y क्या होगा -a-1, और ये +1 है ही, है ना, ये +1 तो है ही, इनटू इस पॉइंट को इसमें पुट करो, x की जगह a स्क्वायर और y की जगह a+1 तो 2y कितना हो जाएगा बच्चों 2a+2 हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना है बस। और माइनस के कितना है 5 लेस देन 0, यहाँ तो -1 +1 कट गया, a कॉमन ले लो 3a-1 आ गया, और यहाँ बच्चों क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस के माइनस के कितने आ गए 3, इसके फैक्टर बना लो a इंटू 3a-1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे बताओ a स्क्वायर प्लस के 3a और माइनस के a कर तू क्या बोलो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो a इंटू 3a-1 ये आ गया a+3 और a-1 लेस देन 0। ठीक है, अब वही प्लॉटिंग करना, क्या आ गया देखो a 3a-1 a+3 और a-1 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए तो आपको कोई बात नहीं। देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी, और फिर उससे बड़ी क्या आएगी क्या आएगी क्या आएगी 1/3, तो 0 से बड़ी 0 भी आएगी ना, फिर आएगी अपनी कितनी 1/3, और फिर कितनी आएगी बच्चों 1, यही आएगी। अब लीडिंग कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या चाहिए नेगेटिव, एक तो नेगेटिव ये रहा एक नेगेटिव ये रहा, तो बताओ ए कहाँ से बिलोंग करेगा -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, ये आंसर आएगा आपका -3 से 0 1/3 से 1, 1/3 से 1 -3 से 0, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर एक लाइन दो, अगर एक पॉइंट दो लाइनों के बीच में लाई करता है तो उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो लाइन के अंदर, दोनों के अंदर, और दोनों जो वैल्यू निकल के आएगी कांस्टेंट, उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा, उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी बच्चों लेस देन 0, क्योंकि इनके साइन अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी नेगेटिव होगी। तो बस मैंने सीधा दो लाइनों के अंदर आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीन लाइनें, 3 लाइन्स डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। भाई मेरे को मान लो 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी है और ये कह रखा है कि ये तीनों लाइनें ना ट्रायंगल नहीं बनाती, मतलब कि देखो अगर 3 लाइनें मैं ऐसी बना देता हूँ, एक ये और एक ये, तो इनसे तो ट्रायंगल बन गई ना। अगर मैं ये कहूँ कि 3 लाइनें ट्रायंगल नहीं बना रही तो उसकी 2 कंडीशन होती है, या तो वो तीनों की तीनों लाइनें बच्चों क्या होगी कंकरेंट होगी, कंकरेंट का मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास होगी। बताओ ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो क्या इन तीनों से मिलकर कोई ट्रायंगल बनेगी क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो या तो वो तीनों की तीनों लाइनें क्या हो जाए कंकरेंट हो जाए, या उनमें से कम 2 लाइनें बच्चों क्या हो जाए पैरेलल। देखो मैंने एटलीस्ट वर्ड का यूज किया, हो सकता है तीनों पैरेलल हो जाए। बताओ अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो क्या ट्रायंगल बन जाएगी, नहीं बनेगी। लेकिन मैं कहता हूँ तीनों का जरूर नहीं, 2 भी हो जाए। अगर मान लो ये 2 लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, और एक तीसरी लाइन कोई कहीं पे भी हो, ये यहाँ हो, तो क्या ट्रायंगल बनी, नहीं बनी ना। तो 2 कंडीशन होती है। अगर पेपर में लिखा आ जाए कि 3 लाइनें हैं और ये ट्रायंगल नहीं बनाती तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा आपसे, ठीक है, तो आप उसमें 2 कंडीशन अप्लाई करोगे दोनों। पहली कंडीशन क्या, तीनों लाइन कॉन्करेंट हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या, एटलीस्ट 2 लाइनें उसमें से क्या होगी बच्चों पैरेलल होगी, यानी कि दो के पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। एटलीस्ट 2 का मतलब पहली और दूसरी लाइन भी हो सकती है, दूसरी तीसरी भी हो सकती है, तीसरी पहली भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। अच्छा कंकरेंट लाइन का आपको सबको पता ही है। अगर मान लो ये 3 लाइनें कंकरेंट है तो बच्चों इनका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0, a1 b1 c1, मतलब पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है उसको फर्स्ट रो में लिख दो, फिर ऐसे सेकंड थर्ड और उसकी वैल्यू 0 रख दो। ये कंकरेंट लाइन की क्या होती है कंडीशन होती है। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच 1 2 एंड 3, ये तीनों लाइनें बच्चों डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। ये कहता है पहले तो हम अल्फा की वो सारी वैल्यू निकाल लेते हैं कि जिससे कि ये तीनों लाइनें बच्चों ट्रायंगल नहीं बनाती, बात की बाद में पढ़ेंगे भी क्या कहता है, ठीक है। ये L1 लाइन, ये L2, ये L3, इसका स्लोप बोल दो। स्लोप क्या होता है, क्योंकि लाइन पैरेलल पुट करने के लिए मेरे को स्लोप की जरूरत पड़ेगी ना। स्लोप बता दो बच्चों क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसका स्लोप बोल दो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसका स्लोप बोल दो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब आप ये बताओ पहली कंडीशन केस 1 हम क्या पुट करते हैं, कंकरेंट पुट करो, है ना, वहां से वैल्यू निकालो अल्फा की, कंकरेंट पुट करो। कंकरेंट का मतलब वही तीनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 - 1 3 6 3 1, और
अल्फा 2 और -2। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, अगर ये -2 उधर दिया होता एग्जाम में +2, तो आप उसको उधर लेके आते, यानी कि तीनों की वैल्यू को या तो इक्वल टू 0 बना लिया करो आप तीनों में, है ना, फिर उससे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। क्या आएगा बच्चों बताओ, 2 इंटू -6 माइनस के 2 और -1 का +1 हो जाएगा, और माइनस के 12 और माइनस के अल्फा और +3, 12 माइनस के कितने आ गए बच्चों, 3 अल्फा इक्वल टू 0। करें सोल्व इसको, -16 -12 माइनस अल्फा +36 माइनस के 9 अल्फा इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया अपना, माइनस के 10 अल्फा आ गए, माइनस के 28 और प्लस के 8 आ गई, क्या प्लस के 8 आ गए, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आई थिंक यहाँ से 8/10 यानी कि 4/5 आ गई। एक वैल्यू तो बच्चों आ गई अल्फा की वैल्यू 4/5। दूसरी कंडीशन बोलो क्या, केस 2 में मैंने क्या कहा था, कम से कम 2 लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तीनों लाइनें पैरेलल नहीं हो सकती, बताऊं क्यों, क्योंकि पहली 2 लाइनें पैरेलल है क्या बच्चों, पैरेलल लाइन के तो स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये L1 इज नॉट पैरेलल टू, L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। L1 और L2 तो नहीं है, लेकिन L1 और L3 हो सकती है ना, L1 और L3 हो सकती है। L1 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है भाई, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बताओ, -4 भी आ सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर अल्फा को -4 रख दूं मैं इन तीनों इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो ये तीनों लाइन ट्रायंगल बना ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि उससे पहली और तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, और ट्रायंगल नहीं बनेगी। और अपने को यही तो चाहिए कि ट्रायंगल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। केस 3 में एक तो L1 और L3, एक बताओ L2 और L3 को रख दूं, L2 और L3 भी तो हो सकती है। L2 और L3 होगी तो -α/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो कहने का मतलब ये है, 3 वैल्यू अल्फा की ऐसी है बच्चों, अगर मैं इस तीसरी लाइन में पुट कर दूं ना, तो ये तीनों लाइन मिलके कभी जिंदगी में ट्रायंगल बना ही नहीं पाएगी। आपको ये कह रखा है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, पी जो है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, जो ये अल्फा की सारी वैल्यूज आई है ना बच्चों, इनके स्क्वायर करके उनको ऐड करो, उसको पी नाम दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो करना, 4/5 का स्क्वायर करो 16/25, और -4 का स्क्वायर करो और +4 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो 16/25 +32 आ गया। अब इसको मैं इतना ही छोड़ लेता हूँ, है ना, और आपको ये पी आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बच्चों, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पी, मतलब कि आपका जो आंसर है वो क्या है बच्चों, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको पी का, है ना। तो इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया, क्योंकि 32 + 16/25। अब बताओ 16/25 की जो वैल्यू है वो तो क्या है, 1 से छोटी है ना, तो फिर इसका तो डेसिमल में आंसर आएगा। या 16/25 को ये लो सोल्व करना चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर नीचे कर लो, 64/100 आ गया ना, यानी कि 0.64 आ गया। तो कहने का मतलब ये था, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसको ऐसे लिख सकता था मैं, और फिर मैं आंसर कितना लिखता 32। लेकिन मुझे पता है 32 में मैं कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा हूँ और वो 1 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए, तो मैं ऐड ही क्यों करूं, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा ना, तो फिर 32 ही हो जाएगा सीधा आंसर, ठीक है। 32 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जब भी कभी पेपर में लिखा आएगा कि 3 लाइनें जो है ना ट्रायंगल नहीं बनाती, तो आप 2 कंडीशन अप्लाई करोगे, एक तो 2-2 लाइन को पैरेलल, ठीक है, क्योंकि तीनों लाइन तो कभी एग्जामिनर आपको देगा भी नहीं, और एक क्या करोगे बच्चों, तीनों लाइन को कंकरेंट पुट करके अल्फा की सारी वैल्यू निकालोगे, फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी उसको अप्लाई कर देना। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक लाइन है जो 90 पॉइंट से पास होती है और 30 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बनाए यहाँ तक डायग्राम, देखो 2 ही लाइनों का क्वेश्चन है ये। तो ये लाइन है जो 30 डिग्री का एंगल बनाती है और 90 से पास होती है। अच्छा 90 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं ना कहीं, है ना। 90 पॉइंट से पास होती है और 30 का एंगल बनाती है। तो मतलब देखो रफ डायग्राम बताओ, ये लाइन एल को अगर मैं बात करूँ तो ये एल लाइन होगी क्या, ये एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री। अब ध्यान से पढ़ो आगे क्या कर रखा है, इफ दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट ए मतलब ये ए पॉइंट था, इसी पॉइंट के थ्रू इस लाइन को रोटेट कर दिया कितने एंगल से बच्चों, 15 डिग्री के एंगल से। बट कहाँ पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों, एल को पकड़ के, एल आप अपनी नोटबुक के ऊपर ऐसे पेन रख लो, है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड हो रही है वीडियो ना। तो आप एल लाइन जो मैंने बना रखी है ना, इसके बिल्कुल ऊपर आप अपना पेन रख लो नोटबुक के ऊपर, है ना, उस पेन को रोटेट कर दो कहाँ पे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब पेन को ऐसे रोटेट करोगे ना, घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है ऊपर से नीचे, है ना, ऐसे मत कर देना, ऐसे तो नीचे से ऊपर, घड़ी की सुई ऐसे नहीं चलती। क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब ये एल लाइन ऊपर थी तो अब क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। कितने एंगल पे, 15 डिग्री के एंगल पे। तो 15 डिग्री के एंगल का मतलब कौन सा भाई, आप एल लाइन को ऊपर से नीचे लेके आए हो, ये एल डैश होगी, तो ये 15 डिग्री नीचे ले आए, तो ये टोटल 30 था, तो ये कितना बच गया बोलो, ये कितना बच गया, 15 ही बच गया ना बच्चों। ये 15, ये वाला 15 नहीं है,
ये अगर मान लो पूरा एंगल 60 होता तो ऊपर से 15 घटा के नीचे वाला कितना बचता बच्चों, 45 बनता। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ, ये L1 आ गई नई लाइन है ना। अब अपनी न्यू लाइन जो है वो कौन सी होगी, L डैश होगी ना। इसका पॉइंट तो बताओ, पॉइंट तो वही है ना, इसका पासिंग पॉइंट, पॉइंट थोड़ी चेंज हुआ है ना, पॉइंट तो वहीं रखा आपने लाइन को, बस एंगल चेंज हो गया। अब आप मेरे को स्लोप बता दो, इसका स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और ये जो नई लाइन है बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 नहीं 15 बना रही है ना। 10 15 की वैल्यू जानते हो क्या, 10 15 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद रखो हमेशा है ना, 2 माइनस में √3, नहीं याद रहता तो साइन 15 कितना होता है बताओ, √3 - 1/2 √2। ट्रिग्नोमेट्री में सारा मैंने आपको करवाया था ये। कोस 15 क्या होता है, √3 + 1/2 √2। तो 10 15 क्या होता है, इनकी डिवीजन होती है आपस में, तो √3 - 1/√3 + 1। इसको रैशनलाइज करोगे, √3 - 1 √3 - 1, ऊपर a² + b² - 2ab, नीचे 2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, 2√3 आएगा। तो ये आएगा 2 माइनस में √3। तो 2 - √3 आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो इक्वेशन बता दो क्या आएगी, y - y1 = m × x - x1। ये आपको दे रखा है। बस आप क्या करो, इसको जो कंडीशन छोड़ रखी है क्वेश्चन में, इसको 2 - √3 को नीचे शिफ्ट कर दो, है ना, 2 - √3 को नीचे शिफ्ट कर दो। और ऑप्शन में देखो नीचे 2 - √3 नहीं है, √3 - 2 की फॉर्म में है, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस ऊपर कॉमन ले लो और माइनस ही नीचे कॉमन ले लो, ऐसे तो कर सकता हूँ। ठीक है, अब x एक तरफ छोड़ दो, x इसको उधर ले जाओ और 9 को इधर ले आओ। देखो 9 माइनस इधर ले आओ और ये माइनस वाला y वाला उधर चला जाएगा। तो बताओ ये आंसर आपका कहाँ पे है, देख लो। x और y की टर्म एक तरफ छोड़ रखी है, x प्लस में y/√3 - 2। देखो कौन सा ऑप्शन है, y/√3 - 2, पहला ऑप्शन ही है क्या, पहला ऑप्शन ही है ना, y/√3 - 2 + x = 9। और अपना आंसर मिला लो, बिल्कुल सेम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अपने जो है ना क्वेश्चन आ गए अब किसके, लोकस के। और लोकस के क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होते, जिस पॉइंट का लोकस आपको निकालना होता है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को या तो एच के मान लिया करो, या एच के बजाय डायरेक्ट क्या मान लो, एक्स वाई मान लो, है ना। फिर बाद में क्या करोगे, नहीं तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करोगे, इससे अच्छा मान ही एक्स वाई लो, क्योंकि हम तो सब्जेक्टिव पेपर तो सोल्व कर नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट है बच्चों, ए और बी। तीसरा एक वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि लोकस किसका निकलता है, वेरिएबल पॉइंट का निकलता है। एक वेरिएबल पॉइंट है अबव द लाइन ए बी, लाइन के ऊपर है ये, अबव द लाइन ए बी, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी कितना दे रखा है बच्चों, आपको 10 दे रखा है। और इस P का जो लोकस निकल के आएगा, कहता है वो ऐसा निकल के आएगा, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब P का लोकस एक तो हम निकाल लेते हैं, एक क्वेश्चन में लोकस दे रखा है, दोनों को हम इक्वेट करके A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, और बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में ना डाउट है कि इसके 2 आंसर आए हैं और एनटीए को बोनस मार्क्स देने चाहिए थे, बट मैं बताता हूँ क्यों बोनस मार्क्स इस क्वेश्चन के नहीं दिए गए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात है। ए पॉइंट -1, 1, बताओ x -1 y1, मैं कहीं यहाँ प्लॉट कर दूँ इसको, -1, 1, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट 2 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये मान लो 2 है बच्चों, कहीं ले लो, और ये 1 से तो ऊपर होगा ना, तो ये पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, ऐसे बी पॉइंट हो गया 2, 3। तो ये लाइन होगी अपनी ए बी, इसको ज्वाइन करते हैं ए बी को। अब ये कहता है पी पॉइंट लाइन ए बी से ऊपर है, तो पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ लूँ, कहीं पे भी ले लो, मैं बस वैसे ही रफली बना रहा हूँ इसको, है ना। पी पॉइंट को बच्चों मानना तो मेरे को क्या चाहिए, एच के मानना चाहिए, बट मैं कहता हूँ हम ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसलिए आप एच के की जगह एक्स वाई ही मानने की आदत डाल लो। तो आपको अब ये गिवन है कि पी ए बी ट्रायंगल का एरिया, बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी 10 दे रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जब आप पी ए बी का एरिया निकालते हो ना, देखो पी ए बी यानी आप पी से लेके ए पे आओ, है ना, इसी के अकॉर्डिंग चलो, फिर ए से लेके बी पे जाओ और बी से लेके फिर पी पे जाओ। आप ये बता दो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, पी से लेके देखो नीचे की तरफ आ रहे हो, पी से ए से बी, बी से फिर पी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स की रोटेशन लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया हमेशा बच्चों पॉजिटिव आएगा, आप कुछ भी करके देख लेना। और अगर आप क्लॉकवाइज लोगे ना तो एरिया नेगेटिव आएगा। आप ये नहीं कहते मोड लगाते हैं, भाई मोड से जो ना लगाने से आंसर नेगेटिव भी आता है। आप खुद सोच के देखो, ट्रायंगल तो वही है, तो आंसर नेगेटिव कैसे आ गया। टीचर ये सिखा तो देता है कि -12 आंसर नहीं होता, +12 ले लो, मोड ले लो, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। बट आप ये सोचो कि जो -12 आंसर आया है वो कुछ ना कुछ तो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आपने जो डायरेक्शन लिया ना बच्चों, अगर मैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं ना, पहले बी लिख दूं मैं, अगर मान लो बी ए पी का निकाल दूं, मेरी बात ध्यान से सुना,
पहले बी लिख दूं, फिर ए लिख दूं और फिर पी लिख दूं, तो एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा पहले वाले का। पी ए पी, अगर 3 कोऑर्डिनेट है ये और मैं एरिया निकालूंगा नेगेटिव आएगा, बट पी ए बी निकालूंगा ना तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मैं अगर क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो आंसर देख लेना आप हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई भी 3 पॉइंट आप लेके देख लेना ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज लेके देखना, मतलब पहले पी के कोऑर्डिनेट फिर ए के फिर बी के, तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसने पी ए बी का दे रखा है, इसका मतलब पी ए बी में कैसे जाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव। मतलब जो मोड का साइन ना वो नहीं लगाएंगे। और बच्चे क्या कर रहे हैं, मोड का साइन लगा रहे हैं फिर उसको प्लस माइनस के साथ खोल रहे हैं, तो बच्चों वो माइनस के साथ नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि मोड लगना ही नहीं है इसके ऊपर, एरिया ऑलरेडी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। समझ गए। तो अब आप क्या करोगे, देखो एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही, अब 1/2, और पहले किसके कोऑर्डिनेट लिखोगे, पी के, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखो h-1 और 2, और फिर बच्चों क्या लिखो, के 1 और 3, और यहाँ पे क्या आता है 1 1 1। अब जो ये आंसर आएगा ना, ये जो भी आंसर आएगा डिटर्मिनेट, ये बच्चों आप मोड के साथ नहीं लोगे, ये सिंपल डिटर्मिनेट, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना एरिया हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस 2 को तो उधर मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना आएगा 1 - 3 यानी माइनस के 2, और प्लस का माइनस के आ जाएगा, और ये कितना आएगा -1 - के 2, और +1 माइनस के कितने आ गए बच्चों 5, इक्वल टू 20 आ गया। तो -2h प्लस के -5 उधर आके +5 हो जाएगा, है ना। तो इसमें से माइनस कॉमन लेके काट दूं क्या, ये लो ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसी इक्वेशन लिख दी। अब ये एच के में आ गया, अच्छा एच के में लिया क्या मैंने, तो इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर दो, है ना। इसका क्या आ गया बच्चों, ये लोकस आ गया, ये क्या आ गया अपना लोकस, किस पॉइंट का आ गया, पी का। एक लोकस तो ये आया, और एक लोकस बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। इन दोनों लोकस को इक्वेट करो। क्वेश्चन वाला लोकस क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 15 को इधर ले आऊँ। अच्छा, अब कई बच्चे ना ये करते हैं कि इसको 25 को 15 बनाने की कोशिश करते हैं, 15 को 25। मैं कहता हूँ ऐसा मत किया करो, बस ये दोनों लाइनें मतलब एक ही है, ठीक है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दिख अलग अलग रही है, तो कोफिशिएंट को इक्वेट किया करो सीधा, 2/a किया करो, -1/b किया करो, और 5 बच्चों 25/-15 किया करो, बस ऐसे इससे वैल्यू निकाल लिया करो, ठीक है। तो बताओ इक्वेट करना, 2/a को इक्वेट करो, ये -25/15 को -5/3 तो लिख सकता हूँ, और फिर ऐसे ही इसको -1/b को इक्वेट करो बच्चों किससे, -5/3 से। तो a/2 कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, -3/5। तो a कितना होगा बोलो, a हो गया बच्चों -6/5, और यहाँ से उल्टा कर दो, माइनस से माइनस काट दो, तो b कितना हो जाएगा बोलो 3/5। a और b आ गया, a और b आ गया, आपको निकालना क्या है 5a + 2b। आंसर है बच्चों अपना 5a प्लस में 2b, 5 × a और प्लस में 2 × b। तो ये कितना आ गया बोलो -30/5, और ये कितना आ गया बच्चों 6/5, 3/5, सही किया क्या मैंने, -24/5, या कोई मिस्टेक रहेगी, क्योंकि आंसर है इसका -12/5। तो मैंने कहाँ पे मिस्टेक की देखें एक बार, यहाँ देख लेता हूँ मैं, ये देखो ये गलती कर दी मैंने, है ना। ये कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था ना, तो ये कितना आना चाहिए था बच्चों 3, तो ये कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, बस 3 आ जाएगा। तो 1 की जगह 3 आएगा तो कहाँ फर्क पड़ेगा, 1 की जगह 3 आएगा, तो b/3 आएगा, b/3 आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 9/5, b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 9/5 आएगी, सॉरी b की वैल्यू 9/5 करके मैं दोबारा करता हूँ ना। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, मेरे से गलती हो सकती है ना, मैं पढ़ाता हूँ सारा दिन और इतनी सारी चीज़ें लिखता हूँ, बट आपसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं, देखो आपसे नहीं होनी चाहिए। p कितना है 9/5, तो ये कितना आ जाएगा -30/5, और प्लस में 9 × 2 = 18/5, तो 18 में से 30 गए -12, -12/5। बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, कोई दो आंसर नहीं होंगे। बच्चे कह रहे हैं कि एक नेगेटिव साइन लेके मतलब प्लस माइनस का लोगे, 20 की जगह -20 लोगे तो उसका आंसर 4 आ रहा है, लेकिन वो आंसर आ ही नहीं सकता ना। तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का कितना, -12/5।